यस। देखो भाई, एक काम करो, अपने पहले पहली यूनिट करें या तीसरी। देखो आपके बुक में जो सिलेबस दे रखा है ना, इसने इस बार जो सिलेबस दे रखा है ना, वो इस बुक में दो यूनिटें हैं। इस बुक में दो यूनिट है आपकी। मैट्रिसेस नाम से जो बुक है ना, उसमें दो यूनिट है। तो इसमें हर्मिशियन मैट्रिक्स से स्टार्ट कर रखा है। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है? तो ये जो पहले वाला पार्ट है ना मैट्रिसेस नाम से, ये तो दूसरी यूनिट है। और थ्योरी ऑफ इक्वेशन जो पार्ट सेकंड है इस बुक का, वो पहली यूनिट है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन समीकरण सिद्धांत नाम से है। तो अगर आप चाहो तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन यानी सेकंड यूनिट को पहले स्टार्ट कर लो। दोनों पार्ट अलग अलग हैं, अपने आप में कोई मैच है नहीं। और चाहे आप पहले वाला पार्ट कर लो। तो आप मैट्रिसेस ही लिख लो। यूनिट नंबर सेकंड कर लो पहले। ये पहले वाला पार्ट है और पहले वाला पार्ट यूनिट सेकंड में है। ठीक है, बस मैट्रिक्स ही मैट्रिसेस है। इसमें आपको पढ़ना है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, लीनियर इंडिपेंडेंट रो एंड कॉलम मैट्रिक्स, रो रैंक, कॉलम रैंक, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, echo form, the characteristic equation of the matrix, and eigenvalue, Cayley-Hamilton theorem, use of the finding inverse of the matrix, application of matrix to a symmetric of linear, both homogeneous and non-homogeneous equation, theorem of consistency of the system of the linear equation। तो ये यूनिट नंबर सेकंड हो जाएगी आपकी। और पहले वाला पार्ट है वो यूनिट फर्स्ट में आ जाएगा ना, थ्योरी ऑफ इक्वेशन वाला पूरा, जिसमें 3 चैप्टर होंगे, छोटे छोटे हैं, क्वेश्चन से पूछेगा उसमें। ठीक है ना? तो पहले हम सेकंड यूनिट कर लें। तो डेफिनेशन हेडिंग लगाओ, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस, मैट्रिसेस, डेफिनेशन, डेफिनेशन लिखो मैट्रिसेस की, या मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखो आप। मैट्रिसेस नहीं, मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिख लो। मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिख लो भाई। लिखो मैट्रिक्स क्या होता है। बस आपने प्लस टू में पढ़ा है, सेम वही प्रोग्राम है। लिखो कि जब एम एन राशियों या संख्याओं का निकाय, जब एम एन राशियों या संख्याओं का निकाय अम पंक्तियां, अम पंक्तियां, लिख दो, लिखो। जब एम एन राशियों का निकाय, जब एम एन राशियों का निकाय एम पंक्तियों, या फिर सीधा लिख लो जिनमें मत लगाओ, को एम पंक्तियों, पंक्तियों का मतलब रो की बात कर रहा हूं मैं, तथा अन्य स्तंभ, स्तंभ का मतलब होता है कॉलम। इंग्लिश में जब हम बात करेंगे इनकी तो कॉलम ही कहेंगे, स्तंभ बार बार नहीं कहेंगे। व्यवस्थित किया जाता है। क्या लिखा हमने? कि चाहे तो वो राशियां हो, कोई भी निकाय हो सकते हैं, हम पंक्तियों सुनिश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अर्थात आयताकार, अर्थात आयताकार क्रम विन्यास के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। सुनिश्चित किया जाता है। तो आयताकार क्रम के रूप में सुनिश्चित किया जाता है, तब उसे आव्यूह या मैट्रिक्स कहते हैं। तो उसे आव्यूह कहते हैं या मैट्रिक्स कहते हैं।
मैट्रिक्स कहते हैं। बस सिंपल सी बात है कि आपके पास बहुत सारी राशियाँ होंगी, उन राशियों को आप कुछ पंक्ति और कुछ कॉलम में व्यवस्थित कर दो एक आयताकार फॉर्म में। यही पढ़ा है हमने। जैसे इसको लिखने का तरीका ये है भाई, जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है कि मेरे पास टोटल है ना वो mn एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? mn एलिमेंट है। mn का मतलब कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं। जैसे आपने कहा 20 एलिमेंट है, तो आप उनको डिवाइड कर लो ना, 4 गुणा 5, 5 गुणा 4, 2 गुणा 10, 10 गुणा 2, किसी भी फॉर्मेट में डिवाइड कर लो आप, डजेंट मैटर। तो mn एलिमेंट है, उन mn एलिमेंटों को आप क्या करो कि एक आयताकार फॉर्मेट के रूप में लिख दो, जिनमें से m पंक्तियां कर लो और n क्या कर लो, रो कर लो। अब m का मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे 20 था तो 10 गुणा 2 करोगे तो m की जगह 10 आ जाएगा और रो कितनी हो जाएगी, n की जगह 2 आ जाएगा। अब 5 गुणा 4 भी कह सकते हो या 4 गुणा 5 भी कह सकते हो, और इसके अलावा जो भी आप 20 के गुणनखंड करो उनमें से m और n को वेरीफाई कर लो कि m और n क्या है, उनके फॉर्मेट में लिख दो। तो इनको लिखने का तरीका कि भाई आपके पास जितने एलिमेंट थे उनको यूं लिख दो, a11, a12, a13, a14। तो कितनी कॉलम आने चाहिए? ये कॉलम है भाई। कॉलम का मतलब होता है स्तंभ, स्तंभ का मतलब होता है सीधा खंबे की तरह खड़े होना। और ये जो तिरछी है वो क्या है? वो रो है, कॉलम रैंक सॉरी पंक्ति है। 2 2 2 3 2 4, ये प्रत्येक एलिमेंट का एड्रेस हो जाएगा। सिमिलरली ये चलता जाएगा मामला, am1, am2, am3, am4 और amn। तो आपके पास टोटल mn एलिमेंट थे, उन mn एलिमेंटों के आपने एक ऑर्डर में व्यवस्थित कर दिया, जिसमें m रो हो गई और n क्या हो गए, कॉलम हो गए। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? m क्रॉस n। क्लियर है? ये इतने ऑर्डर की एक मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, अब देखो इसमें मैं सीधा बता देता हूँ आपको, मैट्रिक्स के विभिन्न टाइप है आपके पास, कि कुछ मैट्रिक्स आपके पास, अच्छा इनका एड्रेस तो आपको पता ही है। जैसे मैं कहता हूँ कि दूसरी रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट उठाओ, तो दूसरी रो और तीसरा कॉलम, तो यानी A23 की बात कर रहा हूँ। पहले मैं रो बोलूंगा फिर मैं कॉलम का एड्रेस बोलूंगा। अगर मैं 32 कह रहा हूँ तो इसका मतलब वो पहले रो बता रहा हूँ, तीसरी रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट बता रहा हूँ। ठीक है ना? तो ये आपको वैसे +2 +1 में आपने पढ़ा ही होगा। अब मैट्रिक्स के टाइप हैं, देखो रो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें सिर्फ एक ही रो, वो रो मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, वो कॉलम मैट्रिक्स है। उसके अलावा यहाँ जो इंपॉर्टेंट काम रहेगा ना वो स्क्वायर मैट्रिक्स का रहेगा, वर्ग मैट्रिक्स का। उसके बाद नल मैट्रिक्स क्या होती है, यानी शून्य मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो, वो नल मैट्रिक्स है। ये डेफिनेशन देख लेना बुक में। इक्वल मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होगी जब उनके एड्रेस ऑफ एलिमेंट आर सेम, कि जैसे मतलब यहाँ अगर 5 आ गया तो दूसरे वाली मैट्रिक्स में भी 5 ही आना चाहिए मामला। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स ये इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही सारा काम चलेगा। जो अपने सिलेबस में है वो स्टार्ट है यहाँ से, एक मिनट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्क्यू एंड सिमेट्रिक, हाँ ये यहाँ से स्टार्ट है अपने, हाँ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब लिखो, पहले लिख लो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, वर्ग मैट्रिक्स, ये लिख लो। टाइप्स ऑफ में ये पूछेगा नहीं कोई आपसे, पर वर्ग मैट्रिक्स का काम इंपॉर्टेंट है। वर्ग मैट्रिक्स क्या होती है ये देख लो। वर्ग मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जब मैट्रिक्स में रो की संख्या और कॉलम की संख्या समान हो, कॉलम की संख्या क्या हो, समान, तो वर्ग मैट्रिक्स है। जैसे आप बात कर लो इसकी 1 2 3 2 3 1 1 1 1, जैसे लाइक दिस वी कैन से दैट मेरे पास एक कोई मैट्रिक्स है जिसमें रो कितनी है, 3, कॉलम कितने हैं, 3। जब रो और कॉलम सेम हो जाएंगे तो वो कौन सी हो जाएगी भाई, सारे के सारे जो भी mn एलिमेंट है उनको आप किस फॉर्मेट में रख रहे हो, तो मैंने कहा आयताकार फॉर्मेट में रख रहा हूँ। आयताकार फॉर्मेट में रख रहे हो तो आयताकार फॉर्मेट क्या हो जाएगा, वो आयताकार फॉर्मेट ही मैट्रिक्स होती है। इसका मतलब वो वर्गाकार मैट्रिक्स कब हो जाएगी, जब उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाएगी। इसका मतलब जितनी पंक्तियां उतने स्तंभ, अगर ऐसा है तो वर्ग मैट्रिक्स है। आगे लिखो हेडिंग, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहाँ से सिलेबस स्टार्ट आपका। लिखो सिमेट्रिक, ये है ना, हाँ सिमेट्रिक एंड
स्क्यू सिमेट्रिक। वैसे टाइप थोड़ा बहुत देख लेना, आप पहले पढ़ लोगे तो रिएक्शन नहीं करेगा कोई। +2 वाला ही ज्ञान है, साथ साथ में मैं बताता जाऊंगा। लिखो, ट्रांसपोज आता है ना आपको मैट्रिक्स का, ट्रांसपोज आता है ना मैट्रिक्स का आपको, कि ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज का मतलब है रो को कॉलम और कॉलम को रो। देखो यहां सीधा देख लो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी? सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक पार्ट तो है इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? इफ ए बी द एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि ए कोई वर्गाकार मैट्रिक्स है, ए क्या है? कोई वर्गाकार मैट्रिक्स है, देन ए इज कॉल्ड टू सिमेट्रिक इफ उस मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज करो तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम और कॉलम को रो। ट्रांसपोज का मतलब क्या है? टी का मतलब, वेयर टी क्या है? टी का मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब रो को कॉलम बना दो। मैं यहाँ एक एग्जांपल लिख देता हूँ आपके लिए। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास कोई एग्जांपल है 1 2 3 1 1 1, ये कितने बाई कितने की है? तो आप पहले रो काउंट करो, 1 2 और कॉलम कितने हैं? 3, तो 2/3 की मैट्रिक्स है। तो उसका ये कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को आप अल्फाबेटिक, कैपिटल अल्फाबेटिक, इंग्लिश में अल्फाबेटिक से लिखते हो, तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया कि मान लो तो आपके पास कोई मैट्रिक्स है, तो इसका ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा भाई? ए का ट्रांसपोज करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ए का ट्रांसपोज करोगे तो रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दो। 1 2 3, ये पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा। ये ए का ट्रांसपोज होता है इसका मतलब, ठीक है? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया? इफ ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए बी द एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए आपके पास, पहली बात, क्या ये सिमेट्रिक हो जाएगा? तो सिमेट्रिक के लिए मैट्रिक्स का पहले वर्गाकार होना बहुत जरूरी है। मैंने क्या लिखा है? इफ ए बी द एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी आपके पास क्या होना चाहिए? ए आपके पास पहली बात तो वर्गाकार मैट्रिक्स होना चाहिए। वर्गाकार मैट्रिक्स होगा तो ही मामला स्टार्ट होगा। और वर्गाकार का मतलब है जितने रो उतने कॉलम, यहाँ तो जितने रो उतने कॉलम है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ही नहीं है। तो जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप होते हैं, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स से निकाला जाएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आगे प्रोसेस करो सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। तो मैंने क्या लिखा कि यदि ए आपके पास एक क्या है? वर्गाकार मैट्रिक्स है, तो यदि ए के ट्रांसपोज करो आप किसी भी मैट्रिक्स का और वापस वही मैट्रिक्स आ जाए, तो हम कहेंगे वो मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक है, सममित है। एक होती है विषम सम्मित, हिंदी में नाम लिखना चाहते हो तो हिंदी में नाम लिख लो, इस सिमेट्रिक का नाम हो जाएगा सम्मित, सम्मित अवयव या सम्मित मैट्रिक्स, और इसको हम बोलते हैं विषम सम्मित, हिंदी में विषम सम्मित। अच्छा, इसकी कोई डेफिनेशन पूछे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो वही डेफिनेशन, लैंग्वेज वही लिख लो कि इफ ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स, A be the square matrix, then A is skew matrix, skew symmetric, if A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, कि आप ट्रांसपोज करने बैठो उस मैट्रिक्स का, होनी वो वर्गाकार मैट्रिक्स ही है। अगर वो वर्गाकार मैट्रिक्स है तो फिर आप उसका एक ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज करोगे तो आपके पास क्या आएगा? माइनस ऑफ ए आ जाना चाहिए, ठीक है? क्लियर है? चलो इसमें थ्योरम देखो भाई, पहले क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसपे लंबिक मैट्रिक्स पे है क्वेश्चन, तो वैसे पहला ही, फिर भी कोई क्वेश्चन है नहीं सिमेट्रिक, और इसमें डेफिनेशन पूछ सकता है आपसे, और तो कुछ नहीं है, नहीं और नहीं कुछ। देख लेता हूँ मैं।
लामिक मैट्रिक्स पे है क्वेश्चन, और क्वेश्चन है नहीं इस पे। ठीक, थ्योरम ही लिख लो पहले। थ्योरम लिखो, इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, थ्योरम है, पहली थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम है। If A be the square matrix या A be any square matrix, then if A be any square matrix, स्क्वायर मैट्रिक्स, देन इसमें दो तीन पार्ट है। पहला पार्ट है कि सिद्ध करो A प्लस ए का ट्रांसपोज, A प्लस ए का ट्रांसपोज, सॉरी, A प्लस ए का ट्रांसपोज विद सिमेट्रिक। इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक आपके सिलेबस में दे रखा है और उस पर एक थ्योरम दे रखी है, तो ये थ्योरम है वो, A माइनस ए टी। दूसरा पार्ट है A माइनस ए टी बी द स्क्यू सिमेट्रिक, सी ए डॉट ए का ट्रांसपोज या फिर ए ट्रांसपोज डॉट ए का हो, ये सिमेट्रिक होगा। ये तीन बातें प्रूव करनी है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सिलेबस का पार्ट है, सिलेबस यहीं से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब इस पे कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। और एक थ्योरम है, वो थ्योरम देख लो आप कि मेरे पास ए क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमें ए प्लस ए का ट्रांसपोज और ए माइनस ए के ट्रांसपोज और ए डॉट ए का ट्रांसपोज और ए डॉट ए का ट्रांसपोज डॉट ए, इन सब पे बात करनी है। अब हमें क्या प्रूव करना है? पहली बात, इसमें एक ही जैसी थ्योरम है। पहला पार्ट देखो आप, प्रूफ फर्स्ट देखो। पहले तो जो चीजें दे रखी है थ्योरम का पार्ट होता है, थ्योरम को प्रूव करने का तरीका होता है कि जो चीजें दे रखी है उनको लिख लो। कि लेट, मान लो ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स, ए क्या है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, गिवन दैट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स, देन पहले वाले पार्ट में आपको प्रूव करना है ए प्लस ए का ट्रांसपोज बी द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कि आप प्रूव करो कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है भाई? बाय डेफिनेशन, या फिर सीधा लिखो, डेफिनेशन क्या होती है? बाय डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या बताई मैंने अभी आपको? कि जिस मैट्रिक्स को भी सिमेट्रिक प्रूव करना है, इसका मतलब आपको क्या प्रूव करना है कि A इज इक्वल टू आ जाएगा, A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ जाएगा किसके? A के। जिस भी मैट्रिक्स को आपको सिमेट्रिक प्रूव करना है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? A आना चाहिए। बस इतनी सी बात प्रूव करनी है। अब हमें यहाँ कौन सी मैट्रिक्स को प्रूव करना है भाई? A क्या है? A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो A का ट्रांसपोज भी क्या होगा? कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसका मतलब A अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है यानी वर्गाकार मैट्रिक्स है, और ए का ट्रांसपोज भी वर्गाकार मैट्रिक्स है, तो दो वर्गाकार मैट्रिक्स जब जुड़ेगी तो वर्गाकार मैट्रिक्स ही आएगी। इसका मतलब ए प्लस ए का ट्रांसपोज भी क्या है? एक वर्गाकार मैट्रिक्स है। सिंस ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स, सो ए प्लस ए का ट्रांसपोज ऑल्सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स।
ए प्लस ए का ट्रांसपोज भी क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। सो हमें क्या प्रूव करना है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज कर दो। मतलब कोई भी मैट्रिक्स को अगर आपको क्या करना है, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक करना है, तो वो वर्गाकार होनी चाहिए। तो मैंने कहा ए आपके पास क्या है, तो मैंने कहा स्क्वायर मैट्रिक्स। ए का ट्रांसपोज क्या होगा, तो रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाओगे। इसका मतलब पहले 3 रो थी और 3 ही कॉलम थे, तो आप उनको ट्रांसपोज करोगे तो वो वास्तव में 3 रो 3 कॉलम में सेट हो जाएगा। दो सेम रैंक की जब मैट्रिक्स सेट होती है तो वही रैंक वापस आ जाता है। इसका मतलब ए प्लस ए का ट्रांसपोज भी एक मैट्रिक्स होगा जो वर्गाकार मैट्रिक्स है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि जिस भी मैट्रिक्स को आपको सिमेट्रिक प्रूव करना है उस मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज लगा दो। अब मुझे ए प्लस ए के ट्रांसपोज के जो मैट्रिक्स है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, उस मैट्रिक्स को क्या करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। इसका मतलब इसके ऊपर टी लगाओ, ट्रांसपोज करो, और ट्रांसपोज करने के बाद में आपके पास अंदर वाली मैट्रिक्स वापस आना चाहिए, यानी ए का ट्रांसपोज हट जाना चाहिए, वापस ए आ जाना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, तो मैं क्या कहता हूं कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है जो मैंने प्लस 2 में और आपकी बुक में पहले से दे रखी है, वो कि जब आप ऐसा करते हो तो ऐसा लिख सकते हो, सिंस रीजन बता दो कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है ना, दो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, वो ऐसा लिख सकते हो आप, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ये रिजल्ट साथ साथ में याद रखने पड़ेंगे आपको, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। क्लियर है, वही रिजल्ट लिखा है मैंने, पहले ए मैट्रिक्स है, फिर दूसरी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है, यानी ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अच्छा, ए का ट्रांसपोज अपनी जगह पड़ा है, प्लस ये क्या हो जाएगा, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस ए, रो को कॉलम बनाओगे और वापस कॉलम को रो बना दोगे, वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगी। आप रीजन लिख दो कि सिंस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स ही होता है। अब इसको मैं ये दो मैट्रिक्स से चाहे आगे पीछे जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मैट्रिक्स क्या होती है, योग के लिए क्रम विनिमय होती है। तो अंदर क्या था, एक मैट्रिक्स थी ए प्लस ए का ट्रांसपोज, उसका ट्रांसपोज किया बराबर किसके आ गया, अंदर वाली मैट्रिक्स के, टी हट गया। इसका मतलब ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है वो क्या है, सो ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है विद सिमेट्रिक, विद सिमेट्रिक। क्लियर है। सेकंड वाला पार्ट क्या है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज प्रूव करना है। ठीक है भाई, क्या प्रूव करना है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। सी वाला खुद करना आप, ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या प्रूव करना है हमें, कि ये मैट्रिक्स क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक हो। ये प्रूव करना है, तो इसका मतलब बाय डेफिनेशन क्या है, लिख देना ये मामला पूरा, डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी क्या होती है डेफिनेशन, कि जब स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो आप उस मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज लगाओ और वो मैट्रिक्स किसके इक्वल हो जानी चाहिए, माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स, माइनस लग जाना चाहिए, टी हटे तो इसका मतलब ए माइनस ए के ट्रांसपोज पे टी लगाओ। तो आपके हिसाब से अभी आपने कहा था ये क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और ये क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज माइनस ए, वो रीजन लिख देना भैया, ए प्लस बी का ट्रांसपोज जब आप करते हो तो आपको मिलता है ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस, बी का ट्रांसपोज प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। और ये क्यों कर दिया आपने, क्योंकि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस क्या होता है, ए होता है। अब ये यहां से माइनस कॉमन ले लो आप, क्योंकि मुझे तो ए माइनस ए के ट्रांसपोज की बात करनी है, आपके पास मैट्रिक्स आ गया ए का ट्रांसपोज माइनस ए, माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। और यही कौन है, आपने कहा था कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज आपके पास कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स के ऊपर टी लगाया है, और जब वो रिजल्ट दे रहा है तो माइनस ऑफ अंदर वाली मैट्रिक्स वापस आ रही है। इसका मतलब जब ए का ट्रांसपोज टी हटेगा तो मैट्रिक्स के आगे माइनस आ जाता है, तो मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब सो ए माइनस ए का ट्रांसपोज विद स्क्यू सिमेट्रिक, ये डेफिनेशन के हिसाब से अपने आप प्रूव हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है, बस रीजन लिख देना कि कौन से रीजन से किया है। अच्छा, तीसरे वाला पार्ट, अब ए डॉट ए का ट्रांसपोज करना है आपको, ये मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए। अब दोनों में से कोई एक बात बता दो, तो मैं सिंपल बता देता हूं, ए डॉट ए का ट्रांसपोज जो करोगे ना, तो आपके पास वापस अंदर वाली मैट्रिक्स आनी चाहिए, और वापस अंदर वाली मैट्रिक्स आएगी तो अच्छा ये क्या होता है, ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज करते हो ना, वो तो यूं का यूं उतर जाता है ट्रांसपोज, पर रिवर्सल लॉ क्या कहता है कि जब दो मैट्रिक्स डॉट किए हैं और उन डॉट पे आपने अगर टी लगा दिया है तो पहले बी का ट्रांसपोज आएगा फिर ए का ट्रांसपोज आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज।
अब रीजन लिख दो क्यों लिख दिया ऐसा। ए डॉट बी का ट्रांसपोज जो होता है वो क्या होता है, बी का ट्रांसपोज डॉट ए का ट्रांसपोज। ये रिजल्ट याद रख लेना यार थोड़ा। तो ए का ट्रांसपोज वापस ए, अब इनको आगे पीछे लिख दो क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ए का ट्रांसपोज डॉट ए वास्तव में आ ही गया, छोड़ो। ठीक है, ये देखो टी हटा, टी हटते ही अंदर वाला मैट्रिक्स वापस आ गया, इसलिए ए डॉट ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है। तो ये एक पूरी थ्योरम है। कल हम इस पे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स करेंगे जिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिस पे थ्योरम भी है एक दो। तो ये 2-3 पार्ट है इसमें। ए डॉट ए का ट्रांसपोज, ए डॉट ए का ट्रांसपोज डॉट ए, ये वाला पार्ट भी कर लेना आप। तो ये सेकंड जो पार्ट है वो कल करेंगे, और कल इस पार्ट को खत्म ही करेंगे हम, हर्मिशियन वाले पार्ट को सारा, ये पहले पार्ट में। फिर हम दूसरे कल परसों की क्लास में इनवर्स ऑफ रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ये वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो टाइम से आया करो पहले तो। चलो ठीक है, बाकी कल करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।